आपका TNI आवाज में और मैं हूं पलक गुप्ता। हाजिर है आपके लिए लेकर न्यूज रूम लाइव। और आज सबसे पहले जिस मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं, हालांकि जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है हिंदुस्तान का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो कानून मंत्री हैं और जो हमारे देश का कानून है, तो कानून में बदलाव तो आए दिन आते रहते हैं, नए नए कानून भी बनते रहते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा कानून आया है जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने निकाला है। उसी कानून को लेकर आज जीनत जी से बात करने वाले हैं। तो क्या वो कानून है जो गवर्नमेंट ने निकाला है और क्या ये कानून बेहद अलग और सबसे खास होने वाला है? अब तक तो ये था कि घरेलू हिंसा के खिलाफ औरतें ही मर्दों के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो दर्ज करवाती थी, लेकिन अब कश्मीर हाईकोर्ट का एक फैसला आया है आज, और जो जस्टिस रेणुका डोगरे ने फैसला दिया है कि अब मर्द भी औरतों के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। केस था शबीना और जाकिर का, जिसमें जाकिर ने शबीना के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाए थे कि वो उसे मारती है, पीटती है, उसे परेशान करती है। तो जज ने ये सब सुनने के बाद आज ये फैसला दिया है, और मुझे लगता है कि इससे समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा सच हो, लेकिन सच ये है कि बहुत सी जो खातून हैं वो इस कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं और इसे ससुराल वालों के खिलाफ एक आला समझ के इस्तेमाल करती हैं, एक हथियार समझकर। आपको क्या लगता है, मतलब जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि औरतें अपने हक का, अपने कानूनों का गलत इस्तेमाल करती है, उसमें कोई दो राहे की बात नहीं है, इस बात में पूरी तरह सच्चाई है। कुछ लोग होते हैं जो वाकई रियल में विक्टिम्स होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बनाकर पेश कर देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि हमारे देश में क्या मर्द ज्यादा प्रताड़ित हैं या फिर औरतें ज्यादा प्रताड़ित हैं? नहीं, सच तो यही है कि औरतें ज़्यादा प्रताड़ित हैं, उन पर जुल्म ज़्यादा किए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा चीज़ से कह सकते हैं कि मर्द भी इन जुल्मों का शिकार हो सकते हैं। अतिशयोक्ति नहीं है, इसे अजीब नहीं माना जाए, क्योंकि जब दो लोग एक जगह रहते हैं तो उनमें टकरार तो होती है। जैसे कि कहा जाता है कि किचन में जब बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते ही हैं, तो किसी को ज़्यादा चोट लगती है और किसी को कम। क्या लगता है आपको कि ये जो कानून है क्या पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए? क्या आप इस कानून के फेवर में हैं? फेवर में तो हूँ, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि ये जो कानून नाफिज हुआ है, इसके जो असर हैं, जो नताइज हैं, वो क्या निकलते हैं, पहले ये देख लिया जाए। और अभी ये कहना कि पूरे हिंदुस्तान में से लागू किया जाए, ये ज़रा जल्दबाजी होगी। हमें देखना चाहिए कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये वाकई गौर करने वाली बात है। अक्सर कहा जाता है ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो कहीं ना कहीं पहले कानून लागू हुआ है तो इसके नतीजे क्या निकलते हैं? क्या वाकई देखा जाता है अगर कि ये कानून लागू करना अगर ठीक रहता है तो ये कानून पूरे हिंदुस्तान में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ औरतें ही प्रताड़ित नहीं होती है, बहुत से ऐसे लड़के भी हैं, नौजवान भी हैं जो लड़कियों के द्वारा परेशान करे जाते हैं, जिन्हें लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, उनके ऊपर फेक केसेस लगा दिए जाते हैं, फिर चाहे मॉलेस्टेशन के केसेस हो या कोई भी केसेस हो, लड़कियां अपने कानून का, अपने हकों का गलत इस्तेमाल करती है, जो कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए। क्योंकि इस वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ रियल में कुछ गलत होता है, न्याय उन्हें नहीं मिल पाता, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। और इस कमी को लेकर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज जिस और चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मुस्लिम एजुकेशन। क्या लगता है आपको कि आज भी अगर बात करी जाए मुस्लिम एजुकेशन की, तो लोगों को क्या प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर कहाँ कमी रह रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से? मैम, सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने मुझसे क्वेश्चन किया और मौका दिया मुझे इसका जवाब देने का। तो मैं इसके जवाब में यही कहूँगा कि चाहे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हो या कि किसी भी स्टेट की, राजस्थान की ही नहीं, किसी भी उत्तर प्रदेश की हो या तेलंगाना की हो, कहीं की भी हो, उसने मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक बना करके रखा हुआ है कि वोट के टाइम आए, इलेक्शन के टाइम आए, वोट ले लिया और उनको सहूलियतें देने के टाइम गायब हो गए। तो हुकूमत कहीं ना कहीं दोनों जिम्मेदार है। आज आप देखिए कि एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो पसमानदा कौम के लिए या मुसलमानों के लिए ख़ास हो। कोई भी एक यूनिवर्सिटी नहीं है, जामिया मिलिया को भी वो दर्जा नहीं दिया गया है किसी भी यूनिवर्सिटी को। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि बस वोट लेते हैं और उनको उनका हक देने में पीछे रह जाते हैं इन लोग। और मुसलमानों की भी इसमें कमी है
कि वो अगर वो किसी कोई शख्स दुकान खोले हुए बिजनेस कर रहा है, कोई छोटा से बड़ा से, लेकिन वो अपने बच्चों को भी उसमें लगा देता है, वो कुछ मतलब कुर्बानी दे करके अपने बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहता। तो अक्सर भारी तादाद में ऐसे मुसलमान भी हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने पैसों से उनको पढ़ाएं, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो सपोर्ट करें, क्योंकि ये मज़ीद जो है पिछड़ेपन का शिकार होते जा रहे हैं। तो इनकी हालत सुधारने की बहुत ज़रूरत है आज के दौर में। क्या लगता है आपको, क्या कदम है जो सरकारों को उठाने चाहिए ताकि जिन समस्याओं के बारे में आप बात कर रहे हैं ये समस्याएं खत्म हो सके? सबसे पहले तो इनको रिजर्वेशन देना चाहिए, जिस तरह की पहले कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था पिछड़े जातियों को बराबर लाने के लिए, वैसा रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। हर स्टेट की और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि रिजर्वेशन दें। जब उनकी हालत सही होने लगे, इनको नौकरी मिलने लगे, तब इनको छोड़ा जाए, नहीं तब तक इनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, फंड देना बहुत ज़रूरी है, कानून बनाना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। कानून तो कई है और नो डाउट कानून लोग मानते भी हैं, गवर्नमेंट पालन भी करवाती है, लेकिन कानून होने के बावजूद भी आप जब समस्याएं उठ रही हैं तो फिर असल वजह क्या लगती है आपको कि कानून होने के बावजूद भी क्यों पालन नहीं हो रहा है? मैम, इसके जिम्मेदार करप्ट ऑफिसर भी हो सकते हैं, करप्शन भी एक जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि ये देश में करप्शन भरा पड़ा है चारों तरफ। तो इस वजह से हकदार को हक नहीं मिल पाता है और मुसलमान पीछे रह जाता है। तो हक दिलाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि करप्शन पर कंट्रोल करे पहले, उसके बाद ही लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक करप्शन बहुत बड़ा इशू है और बात सिर्फ यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की बात हम करते हैं, किसी जाति विशेष की बात ना कर बात जहाँ करप्शन की उगती है तो करप्शन तो हर जगह है, और जब तक करप्शन नहीं कम होगा, जब तक करप्शन नहीं हटेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती रहेगी। और अगर इन समस्याओं पर अंकुश लगाना है तो सबसे पहले तो सत्ता में बैठे जो मुखिया हैं, भले राज्य के मुखिया कहें या देश के मुखिया कहें, इनको सख्त होना पड़ेगा। अगर सरकारें सख्त हो जाएगी तो ऑफिसर्स की क्या मजाल कि स्टेट में किसी तरह का कोई करप्शन हो सके। बात सत्ता की आ रही है तो बात सत्ताधारियों की भी होगी, जो सत्ता में बैठे हैं और सरकारें चला रही हैं। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े ऐलान हुए हैं, लेकिन 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली कांग्रेस की महारैली एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, और ये रैली अब तो होकर ही रहेगी। लेकिन क्या लगता है, ये रैली का होना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? जी, जाहिर सी बात है, अगर विदेशी देशों ने हमें जो कहा है कि ओमिक्रॉन खतरनाक है, कैसे जा रहे हैं, तो ये तो खतरनाक तो है ही। अब बात ये है नेताओं की, राजनीतिक जो हमारे रहनुमा हैं उनकी अगर बात करें तो हमारे नव नियुक्त जो हमारे चिकित्सा मंत्री है प्रसादी लाल मीणा जी, उन्होंने कहा है कि रैली तो होके रहेगी, क्योंकि मोदी जी भी यूपी में रैलियां कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। मतलब एक जिम्मेदार पद पर उनको बैठाया गया है, चिकित्सा मंत्री जिनके हाथ में चिकित्सा की सभी बागडोर है। उन्होंने कहा है कि रैली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी भी रैली कर रहे हैं। मतलब मोदी जी सबकी जान को खतरे में डाल रहे हैं तो ये भी डालेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनसे सम्मिलित तो है ही नहीं। जो अगर हालात खराब हो गए, नवनियुक्त चिकित्सा मंत्री, जब पहले वाले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से हालात नहीं संभले तब जाके इन्हें ये पद दिया गया था। या तो ये पूरे कॉन्फिडेंस से तैयार है कि हम आने वाले केसों को जो है निमेट लेंगे, मतलब उनका हम सोल्यूशन कर लेंगे जी। दूसरी चीज़ है कि ज्योति खंडेलवाल यहाँ की महापौर है, उन पर भी इतना दबाव डाला गया। उन्होंने पहले सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी इस रैली को लेकर कि ये रैली ना कराई जाए, लेकिन अचानक से क्या हुआ रातों रात कि उन्होंने अपना बयान बदल दिया और एक वीडियो जारी कर लोगों से ज़्यादा भीड़ जुटाने की अपील की। और कांग्रेसी अभी कल ही एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें कांग्रेस के कई नेताओं ने ज्योति खंडेलवाल का विरोध किया कि आपने चिट्ठी क्यों लिखी सोनिया गांधी को, आपने हमारा जो मैनेजमेंट है वो खराब कर दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तैयारी में है ये रैली करने के लिए, तो ये रैली तो होके रहेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस तरह के बयानबाजी आ रही है कि ओमिक्रॉन तक खतरनाक नहीं है, आपको आईसीयू में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। मतलब आप बीमार तो हो गए, आपके कोरोना तो होगा, लेकिन आप शुक्र मनाना कि आप आईसीयू में नहीं जाओगे, इसलिए रैली हमें करने दो। बिल्कुल, ये मतलब ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद जी कि हमारे नवनियुक्त जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि ओमिक्रॉन इतना खतरनाक, इतना घातक नहीं है, रैली की जा सकती है, रैली में लाखों लोग आ सकते हैं। और मैं ये छोड़िए, मैं आपको प्रताप सिंह खाचरियावास का कमेंट बताती हूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है
कि रैली में बहुत से ज्यादा लोग पहुंचे, हम कोरोना गाइडलाइंस की पालना करेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना वाली बात हमारी सरकार कहती है, मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट करके लोगों को सतर्क सावधान रहने को कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही जहां ये लोग बैठक लेते हैं, मीटिंग्स करते हैं, अपने अपने प्रभारी जिले में जा रहे हैं, वहां पर कोई मंत्री मास्क लगाए नहीं दिखता। यहाँ भीड़ इकट्ठा करते हैं, इनके कार्यकर्ताओं ने मास्क नहीं लगाया होता, तो फिर ये 12 तारीख को होने वाली लाखों की भीड़ में कोरोना ओमिक्रॉन को कैसे रोक लेंगे? जी बिल्कुल, प्रताप सिंह खाचरियावास जी की आपने बात की है तो मैं उनकी तो क्या ही बात करूं। उन्होंने तो ऐसा बयान दिया है कि जो मैं खुद सदमे में उस बयान को लेकर। उन्होंने कहा है कि मुझे मेरी अंतरात्मा या मेरा जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू वो ये कहता है कि ये जो ओमिक्रॉन है ज़्यादा खतरनाक नहीं है। मतलब धार्मिक व्यू से उन्होंने ओमिक्रॉन को परख लिया और कहा है कि अगर खतरनाक होगा तो वो साइंस वाले जाने, मतलब सब कुछ साइंस वालों पे डाल दिया है। दूसरा, हमारे जो गोविंद सिंह डोटासरा जी है, उन्होंने कहा है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है कि 1 लाख भीड़ का हम जो है इंतजाम करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। मुझे नहीं लगता कि 1 लाख भीड़ को वो काबू कर पाएगी, क्योंकि आपने देखा था बीजेपी के अंदर जो अभी अमित शाह जी आए थे, आउटडोर था पूरा मामला, फिर भी उन्होंने ना तो मास्क का उपयोग किया गया और ना ही इंडोर था सारा, और ना ही मास्क था, ना ही आपने देखे होंगे फोटोज वीडियोस। तो 1 लाख भीड़ को ये कैसे मास्क पहना देंगे या कैसे हैंड सैनिटाइजर वगैरह ये कर देंगे? तो ये खतरा तो आने वाला ही है, ये समझिए, और ये नेता मानने वाले नहीं है। आपको और हमें बैठ कर ही अपनी सुरक्षा करनी है, इनके भरोसे हमें बिल्कुल नहीं रहना है। बिल्कुल, ये सबको ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि अगर नेताओं के भरोसे खुद की जिंदगी छोड़ दी तो एक आम इंसान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि अब नेताओं के हाथ में सिर्फ सत्ता चाहिए। इन लोगों को गहलोत सरकार आने वाले दिनों में अपने 3 साल पूरे कर लेगी, और जाहिर सी बात है 3 साल में क्या कुछ हुआ किया है गहलोत सरकार ने, ये तो आपको जरूर बताएंगे कि 3 साल पूरे होने पर गहलोत सरकार की नाकामी क्या क्या रही है और क्या क्या अच्छे काम हुए। लेकिन जो 12 दिसंबर को रैली होने वाली है वो एक सबसे खतरनाक रैली सिद्ध हो सकती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि सिर्फ सत्ताधारियों को सत्ता चाहिए, उनको नहीं मतलब कि जनता के साथ क्या होगा, जनता कितनी बीमार होगी, जनता को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन लोगों को सिर्फ केंद्र सरकार से बराबरी करनी है। केंद्र सरकार के मंत्री जो कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार के मंत्रियों को भी वही करना है। और सबसे खास और अहम बात कि सरकारों को सिर्फ एक दूसरे से कंपटीशन करना है। यहाँ पर पूरे, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो शायद बहुत कम, बेहद कम नेता होंगे जो जनता के बारे में सोचते होंगे, उनकी भलाई के बारे में सोचते होंगे। बाकी तो कोई ऐसा नहीं है और कोई ऐसा राजनेता नहीं है जिसे हम आम जनता चुनकर सत्ता सौंपते हैं कि वो आम जनता के लिए कुछ करे। और जहां तक बात आती है ज्योति खंडेलवाल की, उन्होंने अपना बयान बदल लिया। दबाव ही इतना था कि बयान रातों रात बदलना ही पड़ा, क्योंकि जिस तरह से उनसे इस्तीफे की भी मांग की गई कि आप अपना पद छोड़िए, इस्तीफा दीजिए, तो कहीं ना कहीं जो दबाव कांग्रेस के लोग बना रहे हैं, कोई अच्छा करना भी चाहता है तो आला कमान अच्छा नहीं करने देना चाहता। तो क्या 12 दिसंबर को ये रैली क्या कुछ खतरा लेकर आती है, इसके बारे में बात 13 दिसंबर को करेंगे, क्योंकि 12 दिसंबर की ये रैली बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। 1 लाख लोगों को जुटाना आसान होगा, लेकिन उसके बाद ओमिक्रॉन और कोरोना से बचना आसान नहीं होगा। क्या हमारे हॉस्पिटल्स के पास, क्या हमारे डॉक्टर्स के पास, हमारे राजस्थान में सारी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज इतनी प्रॉपर और इतनी वेल लेवल्ड है कि हम लोग हर चीज का सामना कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप 1 या 4 लाख लोगों को जुटाइए। लेकिन अगर आपके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास इतनी चीजों को संभालने का तरीका नहीं है, तो फिर शायद सरकार को एक बार सोचने की अभी भी जरूरत है कि आखिर वो करने क्या चाह रही है। और इसी को लेकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति, तो उत्तर प्रदेश के राजनेता भी कुछ कम नहीं है। फिर चाहे सत्ता में बैठे सत्ताधारी हो या विपक्ष में बैठे नेता हो, फिर चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनमें से कोई कम नहीं है। जिस तरह से बात करी जाए अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर, क्या लगता है आपको? प्रियंका गांधी लगातार घोषणाएं पे घोषणा पत्र निकाले जा रही है, क्या लगता है सरकारें क्या ये खतरे से डर रही है? ओमिक्रॉन, कोरोना, इनसे सरकारों को डर लग रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव अभी पिछले बार उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा की थी, रथ यात्रा। नरेंद्र मोदी और योगी जी लगातार कोई ना कोई शिलान्यास, लोकार्पण कर रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ पहुंच रही है बड़े बड़े भवनों में। क्या लगता है सरकारें जरा सी भी सतर्क है? समझ आ रहा है उन लोगों को कि क्या कर रहे हैं वो लोग? देखिए मैं इस पे पहले ही बात कर चुका हूँ, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, इनको गरीब जो आवाम है ना उनका ख्याल नहीं। क्योंकि जब बात कुर्सी की आई है, बात अपने मुफाद की है,
कहते हैं ना कि सेल्फिशनेस जो होती है वो जब आ जाती है तो फिर इंसान नहीं देखता कि किसका क्या नुकसान होगा। जब कोरोना आया था तो तब कितने लोग गरीबों का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। अब इन लोगों को वो चीज़ नहीं है, इनको टक्कर ज़बरदस्त है। एक तरफ से बीजेपी कह रही है कि ये बहुत खतरनाक वायरस है, आप जो है रैली को डिले कर सकते हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे कोई ज़्यादा नहीं होने वाला, हम रैली करके। तो कहीं ना कहीं फिर मार वही है जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग, उन लोगों के लिए। दूसरी बात यह है कि जो प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से मैनिफेस्टो तैयार किया है कांग्रेस का यूपी के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये तारीख में पहली बार, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो यूपी की जो वुमेन्स हैं उनकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो अब देखते हैं, मैनिफेस्टो तो बहुत बनाए जाते हैं, शायद उनके ऊपर अमल नहीं किया जाता, लेकिन इनका जो मैनिफेस्टो है, सबसे पहले जो इन्होंने बात की, जो मंशूर लेके आए, उसका नाम रखा है शक्ति विधान। अब शक्ति विधान के अंदर है क्या है? शक्ति विधान के अंदर इन्होंने सबसे पहले कहा कि जितनी भी वुमेन्स हैं उनको पहले जो है 9% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलती थी, अब हम उसको बढ़ा के 40% करेंगे। दूसरी बात यह है कि उनको एक स्मार्टफोन दिया जाएगा, एक सिक्योरिटी दी जाएगी, साथ में जो है 1 साल के अंदर 3 जो है LPG सिलेंडर गैस भी दिए जाएंगे। तो इस तरीके का उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जो है तैयार किया। और ये भी साथ में उन्होंने बीजेपी जो पार्टी है उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि आप तारीख पिछले 60 साल की उठा के देख लीजिए और अपने ये जो 7 साल है जब से बीजेपी आई है, तो कंपैरिजन कीजिए कि क्या वुमेन्स के लिए किसी ने बात की है, वुमेन्स राइट के लिए किसी ने बात की है। तो उन्होंने सिर्फ मतलब ये नहीं कहा कि आप लोगों को इतना रिजर्वेशन मिलेगा, साथ में ये कहा कि 10 लाख रुपए का जो है फ्री इलाज भी होगा आपका मुफ्त का। और साथ में उन्होंने कहा कि ख़वातीन अब किसी से डरने वाले नहीं है, अगर पॉलिटिकली लीडरशिप जो है इनके पास आ जाए तो आने वाला जो फ्यूचर है ये बदल सकता है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपने कहा कि मैनिफेस्टोस तो कई आते हैं, कई लिखे जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या लगता है अपनी कहीं बात पर अडिग रहेगा कांग्रेस, क्या अपनी कई बात पूरी कर लेगा कांग्रेस इस बार? देखिए ये तो मैं श्योर नहीं हूँ 100%, लेकिन देखो मैनिफेस्टो तो बहुत ही अलग लगता है। जो है बड़े बड़े वादे तो करती है सरकार आवाम से कि हम, जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऐसे ऐसे वादे भी हो चुके हैं हमारी सरकार में कि जयपुर से डायरेक्ट जो है एक ब्रिज बना दिया जाएगा दिल्ली तक। ये हो गया कि लंबी लंबी फेंकना। कुछ होते हैं जो छोटे छोटे मुद्दे जिन पे मतलब पॉसिबल होता है कि हाँ ये होता जाए। कुछ होता है कि लोगों को वोट की, उनको उसकी तरफ क्या करना कि अट्रैक्शन करना, कि लोग उनका दिल कैसे जीता जाता है। अब इसमें भी कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि भाई ये तो मैनिफेस्टो तो हर एक पार्टी बनाती है और किए भी होंगे, हो सकता है मीडिया वालों ने प्रियंका गांधी से, कुछ लोगों ने भी किया होगा, लेकिन कुछ लोग जो है इस पे, जैसे कि वुमेन्स जो है कुछ बहुत ज़्यादा उनको खुशी होगी कि अगर कांग्रेस पार्टी जो है पावर में, इक़्तिदार में आ जाए तो शायद जो है बदलाव आ सकता है। ये तो जनता की, एक तरह से मैं कहूँ कि जनता सोचती हमेशा है कि सरकार ने मैनिफेस्टो वादा कर दिया है, सरकार पूरा कर देगी। मैं राजस्थान की बात करती हूँ, सरकार मैनिफेस्टो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन धरातल पर जब सच्चाई की बात आती है ना, तो लोग धरना देते हैं रोड पे कि सरकार ने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। जी बिल्कुल, आपने ये जो कहा है कि जो सरकारें वादा तो करती, मैनिफेस्टो निकालती, जैसे हमने पहले भी सुने 25 लाख 2 करोड़ नौकरियां और ये 40% जो है महिलाओं को आरक्षण नौकरियों में। तो अगर ये वादा पूरा ना करे तो आपके पास में एक एग्जाम्पल है किसान आंदोलन, जिन्होंने अपने वादे बनवाए हैं और सरकार को नीचे कर दिया कि जनता सबसे बड़ी है। तो अगर जनता इससे कुछ सीख लेती है तो ये जो राजनेता है अपने वादे पूरे भी करेंगे और वादे करने से पहले 100 बार सोचेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत कमाल की बात कही है, किसान घर वापस लौट रहे हैं। सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान का यही है आज कि किसान अपने घर वापस लौट रहे हैं। 1 साल 15 दिन लंबा चला ये धरना अब समाप्त हो चुका है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है और घर वापसी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जावेद जी ने जो बात कही, इससे सीख लेनी चाहिए किसान आंदोलन से कि अगर जनता अपनी बात पर अड़ जाए, अगर जनता अपनी बात को मनवाने के लिए पुरजोर कोशिश करे, तो राजनेताओं में दम नहीं है कि जनता के आगे घुटने ना टेक सके। राजनेता मजबूर होंगे क्योंकि अगले 5 साल सत्ता में जो आना है, और सत्ता में अगर आना है तो आपको झुककर जनता की बात माननी पड़ेगी, तभी आप अगले साल सत्ता में आ पाएंगे। नहीं तो भूल जाइए सत्ता, क्योंकि जनता जानती है सत्ता को बदलना। तो फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। बने रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।